बच्चों आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर ये 44 मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से तैयार किया करें। देखिए, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंटियल एंड एंगुलर वेलोसिटी। If one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the other? पहले तो आपने डिफरेंस बताना है कि टेंजेंटियल और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। तो देखिए, सिंपल सा आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, while tangential velocity is directed along tangent to the circle। ये इनमें फर्क है। या आप यूं भी लिख सकते हैं, linear velocity of a body moving in a circle is called tangential velocity, while rate of change of angular displacement is called angular velocity। Unit of angular velocity is radian per second, while unit of tangential velocity is meter per second। If one of these is given, then other can be find out by the formula V is equal to R omega। ये आपके पास इक्वेशन है, एक दी गई होगी तो दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट 5.2 है, इसमें वो कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट फॉलो अ पाथ। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और ये क्यों मुहैया की जाती है उस ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। तो सबसे पहले इसकी तारीफ लिख लेंगे जो ऑलरेडी आप जानते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। या फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये तो तारीफ हो गई। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड। फर्निश का मतलब होता है मुहैया करना। ये उस सब्जेक्ट को क्यों दी जाती है जो सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल देन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंटियल वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब देखें, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो टेंजेंटियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो इफ इट इज नॉट प्रोवाइड टू द बॉडी, देन बॉडी मूव अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट से हमारा स्ट्रेट। अगर आप ये किसी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि बॉडी उस सर्कल के स्ट्रेट बाहर चला जाएगा, यानी सर्कल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। आपने अगर उसको प्रोवाइड फोर्स ना की तो वो अलोंग द टेंजेंट चला जाएगा बॉडी, यानी स्ट्रेट बाहर चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी होता है उस बॉडी को फोर्स मुहैया करना जो सर्कल में मूव कर रहा होता है। जी नेक्स्ट 5.3 है, ये ऑलरेडी चैप्टर के अंदर मैं आपको समझाया हूं कि व्हाट इज मीट बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले आप तारीफ लिख लेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of the perpendicular distance from the axis of rotation is called movement of inertia। physical significance इसकी ये है कि movement of inertia plays same role in angular motion as mass play in linear motion। ये दोनों एक दूसरे के एनालॉग है, यानी जो किरदार एंगुलर मोशन के दौरान मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अदा करता है वही किरदार लीनियर मोशन के दौरान मास अदा करती है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। जी नेक्स्ट 5.4, ये एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं।
एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट 5.5 है, शो दैट ऑर्बिटल मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। ये आपने प्रूफ करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू r क्रॉस p। सो r क्रॉस p, जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो r p साइन थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90, देन साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो L इज इक्वल टू r p हो जाएगा, वेयर p इज इक्वल टू mv। सो L इज इक्वल टू mvr। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, L इज इक्वल टू mvr जी। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद 5.6 है, इसको भी ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़े हैं कि डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी थी, इसकी हमने तारीफ पढ़ी थी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, विच इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आई थी। ये वो कम से कम वेलोसिटी थी जो किसी भी सैटेलाइट को जमीन के बैर ऑर्बिट में छोड़ने के लिए दरकार होती है जी। नेक्स्ट ये वैल्यू है जो आपने चैप्टर के अंदर भी कैलकुलेट की थी, v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, जहां से 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड निकली थी जी। नेक्स्ट 5.7 हमारे पास है कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तीनों जो हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि इनकी जो डायरेक्शंस होती है कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल, और विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, इनकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम की जाती है, और वो ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तरीकाकार ये होता है कि आपने ग्रैप्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, curl the fingers along the direction of the rotation, then the erect the thumb will represent the direction of the angular quantity। तो आपने ये नहीं वो चीज अपनी जो फिंगर है उनको घुमाना है उस दौरान, जो आपका राइट, जब आप अपने थंब को सीधा करेंगे तो वो आपको इन एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगा, विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जी। नेक्स्ट 5.8 है कि एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हेन ऑब्जेक्ट अपीयर वेट लेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जी इसका देखें सिंपल सा जवाब है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फास्ट इनफ फॉर अ सर्टेन हाइट सो दैट द कर्वेचर ऑफ the path will match with the curvature of the earth, then the object simply revolve around the earth। देखिए एक बॉडी है, आप उसको जो है ना स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आपने फेंकना है, और एक सर्टन हाइट से, इतनी स्पीड से आपने फेंकना है कि जो उसके पाथ का कर्वेचर है वो जमीन के कर्वेचर के बराबर हो जाए। जब वो बराबर हो जाएगा तो वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि आप अपने सामने ना एक बॉल कह दें या एक टेबल सपोज कर ले, टेबल की एक साइड है और दूसरी साइड उसका एंड है। अब आपने एक एंड से चीज को इतनी थोड़ी सी हाइट से इतनी स्पीड से फेंकना है कि वो मेज के दूसरे एंड से न टकराए, बल्कि वो उसके दूसरे एंड से आगे गिरे, ताकि इन दोनों का जब पाथ बराबर हो तो वो उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाए। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब हम किसी सेटल
इतनी स्पीड से छोड़ते हैं कि वो जमीन से न टकराए, बल्कि उसका कर्वेचर जमीन के कर्वेचर के बराबर हो और वो जमीन के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे। हेंस वी कैन से दैट ऑर्बिटिंग बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग बॉडी होगा। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट 5.9 है, when mud flies off the tire of the moving bicycle in what direction does it fly? देखें, एक कीचड़ है वो बाइसाइकिल के टायर के साथ अटैच है, तो जब वो वहां से अलग होगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? तो देखें, एक सिंपल सा इसका आंसर है कि व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीज देन द एडहेसिव फोर्स, जिसको हम स्टिकिंग फोर्स कहते हैं, बिटवीन मड एंड टायर इज नॉट इनफ to provide centripetal force so that the mud leaves the tire and move along tangent to the tire. ये always tangent जाएगी, tangent मतलब straight जाएगी। सर्कल के अंदर वो टायर के साथ जब घूम रही होती है, जैसे जैसे जो एडहेसिव फोर्स होती है, जिसको हम चिपकने वाली फोर्स कहते हैं, स्टिकिंग फोर्स कहते हैं, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी ये फोर्स कमजोर होगी, और जब ये इतनी कमजोर हो जाएगी कि अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उससे वो जो कीचड़ होगी वो टायर से अलग होगी, लेकिन याद रखें वो उस पॉइंट से टेंजेंट निकलेगी, मतलब स्ट्रेट निकलेगी। जी नेक्स्ट 5.10 है, डिस्क एंड हुप start moving down from the top of an inclined plane at the same time, which one will be moving faster on reaching the bottom? इन डिस्क और हुप दोनों को नीचे फेंका गया इंक्लाइंड प्लेन से, तो कौन फास्ट मूव करती हुई बॉटम पे पहुंचेगी? तो आप दोनों के फार्मूले पढ़ चुके हैं। हुप का होता है जी एच अंडर रूट और डिस्क का होता है 4/3 जी एच अंडर रूट। तो मैंने आपको समझाया था कि स्पीड ऑफ हुप इज ग्रेटर देन डिस्क, सो बॉटम पे जो पहले पहुंचेगी वो हुप होगी। जी नेक्स्ट, ये फार्मूले दिए हुए हैं, इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो स्पीड जो स्पीड है हुप की वो जी एच अंडर रूट है, और जो डिस्क की है 4/3 जी एच अंडर रूट है। तो लिहाजा स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हुप। ये दोबारा सुन लें, स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हुप। जी नेक्स्ट 5.11 है कि व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इनटू द पूल? ये हमने पूरा सवाल पढ़ा था कि डाइवर before and after diving into the pool of water change his body position to conserve the law of conservation of angular momentum। यानी जो डाइवर होता है वो होता लगाने से पहले और लोग होता लगाने के बाद अपनी बॉडी पोजीशन को तब्दील करता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मुस्तकिल रह सके। जी नेक्स्ट 5.12 है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने अपने हाथ जो है ना क्लोज किए हुए हैं, दूसरे ने स्ट्रेच किए हुए हैं आउटवर्ड। तो यहाँ आपने ये बताना होता है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो ये मैंने आपको दौरान लेक्चर भी समझाया था कि जो अपने हाथ बांध कर बैठा होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिससे एल कांस्टेंट रहेगा। जिसने अपने हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच किए हुए होंगे उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है, लिहाजा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। जी नेक्स्ट लास्ट है, इसमें ये पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। तो ये कल ही हमने टॉपिक पढ़ा था कि मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ये 3 सैटेलाइट्स होते हैं कम से कम जो 120 के लॉन्गिट्यूड पे मौजूद होते हैं,
जो पूरी होल जो पॉपुलेटेड अर्थ सरफेस होती है उसको कवर कर सकते हैं।